नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ सान्या सोनी और आज है 8 दिसंबर और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं 7 दिसंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं, जितने भी 7 दिसंबर में घटनाएं घटी हैं, जितने भी मुद्दे उठे हैं, उन सब मुद्दों को आज हम चर्चा करेंगे हमारे आज के सेशन में। तो ये सेशन उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर और जीएस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली वाइज करंट अफेयर्स मिलते रहे और जीएस से रिलेटेड वीडियोस अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ। फर्स्ट न्यूज़ ये है कि यूएस शेयर्ड एविडेंस ऑन पन्नूज इशू, कनाडा डू नॉट। जयशंकर ने बोला है कि यूएस ने एविडेंस दिए, हमें पन्नूज इशू के ऊपर एविडेंस दिए बट कनाडा ने नहीं दिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पन्नू इशू है कौन, ये है कौन पन्नू, इन सब के बारे में चलिए पहले जानते हैं। तो जो पन्नू है ना, इनका पूरा नाम है गुरु पतवंत सिंह पन्नू। ये पहले काफी न्यूज में थे बट चलो अब इनके बारे में पूरा इश्यू हम जानते हैं क्या है क्या नहीं। गुरु पतवंत सिंह जो पन्नू है ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, सिख फॉर जस्टिस। ठीक है, ये इसके नेता हैं सिख फॉर जस्टिस के। अगर प्रोफेशनल देखें हम इनका प्रोफेशन क्या है तो ये प्रोफेशन से लॉयर है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर के गांव में, कनवत नाम का गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन अब ये इंडिया से जा चुके हैं, इनकी सिटीजनशिप नहीं है अब इंडिया की। अब इनके पास कौन सी है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। कौन सी सिटीजनशिप है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। हमारे इंडिया में तो एक ही सिटीजनशिप, एक ही नागरिकता हम ले सकते हैं, लेकिन इनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। किस किस की, एक तो कनाडा की है प्लस अमेरिका की। अमेरिका की इनके पास क्या है, कनाडा, और अमेरिका की इनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। बेसिकली ये रहते कहाँ हैं, ये रहते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। ये कहाँ रहते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर। और ये एक सिख फॉर जस्टिस का ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। इनकी मांग है खालिस्तान की। इनका ये इश्यू इतना क्यों चला हुआ है, ये गुरुपतवंत सिंह को ही क्यों टारगेट किया गया है, चलिए देखते हैं। जो गुरुपतवंत सिंह है ना, ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू, ये एक सिख है पेशे से। ठीक है, और ये चाहते हैं खालिस्तान की मांग। खालिस्तान के बारे में चाहते थे, ये चाहते थे कि इंडिया को डिवाइड किया जाए रिलीजन के बेस पे, दो नहीं बल्कि अलग अलग रिलीजन्स के बेस पे इंडिया को डिवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, ये इनकी मांग थी। उसके बाद हम देखते हैं अब ये इश्यू है क्या। ये तो हमने जान लिया कि गुरुपतवंत है कौन। ठीक है, कहाँ इनका जन्म हुआ था, बेसिकली है ये, इनका जो ओरिजिन है वो तो इंडिया का ही है, लेकिन ये लॉयर का काम करते हैं। कनाडा और अमेरिका की इनको सिटीजनशिप है और ये रहते न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अभी इस इश्यू को देखेंगे कि पहले ये इश्यू इतना न्यूज़ में क्यों था। इस इश्यू का ये था कि सबसे पहले हमारे भारतीय एक निखिल गुप्ता करके कोई एक भारतीय हैं, उनके खिलाफ ब्रिटिश का एक फाइनेंशियल टाइम्स न्यूज़पेपर आता है। उस फाइनेंशियल टाइम न्यूज़पेपर के अंदर एक रिपोर्ट के थ्रू या कहानी के थ्रू ये बताया गया था कि जो निखिल गुप्ता है भारतीय, उन्होंने इनको मारने की साजिश करी है। ठीक है, इनके खिलाफ सुपारी दी गई है। तो इसीलिए अमेरिका ने पिछली कुछ न्यूज़ में ये कहा था कि हमने भारत को ये सब कुछ बताया और हमने भारत की इस चीज़ को नाकाम कर दिया है। बट जब ये मुद्दा भारत के पास पहुंचा तो भारत ने ये कहा कि हम ऐसी नीतियां नहीं अपनाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हम इसके खिलाफ एक टीम बनाएंगे और उस टीम को हम इस जांच पे लगाएंगे। अगर जांच के दौरान ऐसे कुछ मामले सामने आते हैं तो हम इस पे एक्ट करेंगे, हम इस पे एक्शन लेंगे। ठीक है, ये था भारत का पक्ष, भारत की प्रतिक्रिया थी ये। बट
जो न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, एक अर्टिन करके कोई नाम के हैं, मतलब अमेरिका के ही न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, उन्होंने ये अपनी न्यूज़ के थ्रू बताया था, फाइनेंशियल रिव्यूज़ के थ्रू, कि इनको मारने की सज़ा दी गई है, इनको मारने के लिए सुपारी दी गई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका के अंदर ऐसे केस में उसको 10 साल की सज़ा दी जाती है। और उनका ये भी बताया हुआ है कि निखिल गुप्ता के साथ कोई ना कोई भारत का एक अधिकारी भी जुड़ा है। तो जब ये अधिकारी की बात आती है तो इसको इंडिया ने एक कंसर्न बताया है कि ये हमारे इंडिया के लिए काफ़ी गंभीरता की बात है, इसलिए इस चीज़ को अभी हमने गंभीरता से लिया है। ये था इश्यू। बट अब न्यूज़ में क्या चल रहा है, न्यूज़ में एस जयशंकर का नाम कैसे आया और कैसे यूएस ने एविडेंस दिए। तो यूएस का कहना था कि हमने भारत की जो ये प्लान है ना उसको नाकाम कर दिया है। बट आज कल व्हाइट हाउस में ये चर्चा हुई थी कि भारत ने बोला है कि भारत के सामने जब ये जांच वगैरह टीम वगैरह बैठी तो भारत को एक धमकी मिली थी, कि भारत को धमकी मिली है कि 9 दिसंबर मतलब 13 दिसंबर या उससे पहले इंडिया की पार्लियामेंट पर हमला किया जाएगा। ये धमकी दी है पन्नू ने, ये बताया जा रहा है। तो अभी नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह के अंदर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो अमेरिका की है, इन्वेस्टिगेशन करती है, इसके क्रिस्टोफर रे ये है इसके डायरेक्टर। ये जो डायरेक्टर है ये नेक्स्ट वीक भारत की यात्रा पे आएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो भारत की सीबीआई है और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इनसे मुलाकात करेगी इस मुद्दे पे, ठीक है। कौन से मुद्दे पे? पन्नू इश्यू के मुद्दे पे। और एनआई के अकॉर्डिंग, जो हमारी एनआई है भारत की, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसने पन्नू को एज अ टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, ठीक है। हमने जो एनआईए है इसने पन्नू, जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, इनको हमने टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। इसलिए जो क्रिस्टोफर रे हैं फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं वो नेक्स्ट वीक भारत आएंगे, तब सीबीआई और एनआईए उनसे स्पेशली इस मुद्दे पर बात करेगी। तो इसीलिए एस जयशंकर ने कहा है कि ये हमारे लिए बहुत गंभीरता का विषय है, इस पे अमेरिका ने एविडेंस दिए हैं, तो ये बात होगी वहाँ पे। और जो धमकी वाला मुद्दा है कि पार्लियामेंट या संसद पे 13 दिसंबर से पहले हमला किया जाएगा, तो उस मुद्दे को भी हम क्या करेंगे, सामने रखेंगे FIA के डायरेक्टर के पास, ठीक है। तो ये था कंप्लीट मुद्दा। अब आगे देखते हैं इसके ऊपर क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं आने वाली न्यूज़ में, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे चलते हैं। चलिए सेकेंड न्यूज देखते हैं कि कांग्रेस के जो लीडर हैं, कांग्रेस लीडर रेवन्नाथ रेड्डी स्वर्न एज सीएम ऑफ तेलंगाना 7 दिसंबर। तेलंगाना के नए सीएम कौन बने हैं? रेवन्नाथ रेड्डी नए सीएम कौन बने हैं? तेलंगाना के रेवन्नाथ रेड्डी। ये कौन से लीडर हैं? ये कांग्रेस लीडर हैं। कहाँ के लीडर है ये कांग्रेस लीडर है। और इनको कल 7 दिसंबर को क्या दिलवाई गई है? शपथ, ओथ दिलवाई गई है। कहाँ के? तेलंगाना के जो गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन, तमिलसाई सौंदरराजन ने इनको क्या, ये हमारे तेलंगाना के गवर्नर हैं। और रेवन्नाथ रेड्डी ने 7 दिसंबर को ओथ ली है, ठीक है। और इस ओथ के, ये ओथ किसने दिलवाई है? तमिलसाई सौंदरराजन ने दिलवाई है, ठीक है, 7 दिसंबर को। और रेवन्नाथ रेड्डी कांग्रेस के लीडर है। जब इनको ओथ
दिलाई गई थी उस टाइम पे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और जैसे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वो मौजूद रहे थे। तो अब हम देखते हैं, ये तो थी न्यूज़, अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी। इसके पीछे की कहानी ये है कि सीएम है क्या, सीएम का काम क्या है। जो सीएम है ये होता है चीफ मिनिस्टर। क्या होता है? चीफ मिनिस्टर। और ये हेड होता है एक स्टेट का। हेड मीन्स लीडर होता है, लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। ये एक पर्टिकुलर स्टेट के लीडर हो गए। मैं कई जगह शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ तो प्लीज आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सीएम है। कहाँ के सीएम का मतलब क्या होता है? वो एक रिप्रेजेंट करता है एक स्टेट को, ठीक है। पर्टिकुलर स्टेट का एक सीएम होता है। जैसे हरियाणा का एक अलग है, तब उसका अलग है। तो सीएम का मेन काम क्या होता है? सीएम का मेन काम क्या होगा? ये रिप्रेजेंट करेगा स्टेट को, रिप्रेजेंट करेगा स्टेट को। इसकी अपॉइंटमेंट कौन कराता है? सीएम की अपॉइंटमेंट कौन करवाएगा? सीएम की अपॉइंटमेंट भी गवर्नर कराएगा। बट इसका जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 के थ्रू इसका अपॉइंटमेंट करवाया जाता है सीएम का। और जो सीएम का जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रावधान नहीं लिखा हुआ है कि कैसे हम उनका अपॉइंटमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो सीएम बेसिकली आर्टिकल 164 के थ्रू इनका अपॉइंटमेंट करवाया जाता है। इनका टर्म जो होता है ना, पीएम का और सीएम बेसिकली सेम होता है। जैसे पीएम काम करता है एक पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है, वो पूरे इंडिया को हेड करता है, ठीक है, पूरे इंडिया का लीडर होता है। बट उससे ऊपर भी राष्ट्रपति होता है ना, हमने हमारे पहले वाले वीडियोस में न्यूज़ के थ्रू इसको पढ़ा था। और अब हम देखते हैं सीएम होता है बिल्कुल सेम पीएम की तरह, ठीक है। पीएम एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक स्टेट को, ठीक है। ये स्पोक पर्सन होता है एक स्टेट का। सेकेंडली, इसको जब अपॉइंट करेंगे तो गवर्नर, जो पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर होगा वही इनको अपॉइंट करेगा आर्टिकल 164 के थ्रू। नेक्स्ट, इनकी जो टर्म होगी वो सभी बोलते हैं 5 साल की टर्म होगी सीएम की, यही बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। इनकी टर्म क्या है? नॉट फिक्स्ड, फिक्स ही नहीं है कि कब तक होएगी कब तक नहीं। जैसे प्रेसिडेंट की टर्म फिक्स नहीं है, वो काम करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू, वैसे ही सीएम की भी जो टर्म है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। इनको ओथ कौन दिलाएगा? इनको ओथ दिलवाएंगे गवर्नर। वही अगर तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना के गवर्नर दिलाएंगे, राजस्थान है तो राजस्थान के गवर्नर, हरियाणा तो हरियाणा के गवर्नर, ठीक है। अगर इसका टर्म हो गया, इनकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा? इनकी सैलरी डिसाइड होगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, STAT, स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है ना, वो डिफाइन करेगी कि सीएम को कितनी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बचा इसका इनका अपॉइंटमेंट हो गया, टर्म हो गया, ओथ हो गया, सैलरी हो गया। अब अगर ये रेजिग्नेशन देना चाहिए तो किसको देंगे? अगर ये रेजिग्नेशन देना चाहे तो भी ये गवर्नर को ही अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है सीएम के पीछे की थोड़ी सी कहानी, कैसे इनको अपॉइंट किया जाएगा, कैसे इनका ओथ होता है, टर्म इनका फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और कई बोलते हैं 5 साल, बट 5 साल इनका फिक्स नहीं होता है। और सैलरी इनकी स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से डिसाइड होती है, प्लस में इनका जो रेजिग्नेशन है वो गवर्नर को दिया जाएगा, ठीक है। ये थे सारे के सारे सीएम से रिलेटेड। बेसिकली जो हम ये बोलते हैं कि स्पोक पर्सन कौन होता है, जितने भी फैसले होते हैं, ये जो जैसे नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? नीति आयोग का चेयरमैन प्रेसिडेंट होता है। वैसे ही जो सीएम होता है ना, वो एज अ मेंबर ऑफ नीति आयोग काम करता है, ठीक है। एज अ मेंबर ऑफ नीति आयोग वो काम करेगा। नीति आयोग का इंटर काउंसिल स्टेट होती है, उसका भी वो हेड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी थर्ड न्यूज। गवर्नमेंट डायरेक्ट शुगर मिल्स टू नॉट use sugarcane juice for ethanol production, keep price in check। ये देखो, गवर्नमेंट ने जितने भी शुगर मिल हैं उनको एक लेटर सेंड किया है और ये बोला है कि आप शुगर केन जो जूस है उसको इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज ना करें। क्यों ना करें? ये क्यों बोला क्यों ना करें? क्योंकि जो भी जितना भी शुगर केन है वो स्पेशली गुड़ वगैरह, चीनी वगैरह बनाने के लिए काम आता है। अगर वो डोमेस्टिक चीज़ों के अंदर यूज़ किया जाए
तो सीधी सी बात है, अगर तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा चीनी वगैरह का और डोमेस्टिक चीज़ में वो चीज़ें ज़्यादा पहुँचेगी तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस हैं शुगर के वो डाउन चले जाएंगे। अगर शॉर्टेज हो जाएगी और वो चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो शुगर मिल्स है उनको एक नोटिस दिया है कि आप शुगर के जूस यूज ना करें इथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। इथेनॉल प्रोडक्शन ताकि इसलिए ना करें ताकि जितने भी प्राइस हैं वो बिल्कुल हिसाब से रह सके, प्राइस बढ़े ना और डोमेस्टिक में इजिली शुगर को यूज किया जा सके, ठीक है। इथेनॉल क्यों बोला हमने और कुछ क्यों नहीं बोला, ETHANOL, इथेनॉल, ठीक है, ये है इथेनॉल। चलो देखते हैं इथेनॉल क्या होता है। इथेन प्लस ओल, ओल का मतलब होता है कोई भी अल्कोहल, ठीक है। बेसिकली जो इसका यूज होता है इथेनॉल में, हम बोल सकते हैं कि जो इथेनॉल होता है उसका केमिकल फॉर्मूला अगर पूछे तो क्या होगा कि 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन के साथ कितने होंगे, जैसे 1 2 2 कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल C2H6 H6 हो गया, बट हमें H5 लगेगा यहाँ पे, H5 और OH, ठीक है। ये होगा इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इथेनॉल में अल्कोहल का ग्रुप होता है। तो इथेनॉल अब यूज कहाँ कहाँ होती है, इथेनॉल एक सोलवेंट की तरह यूज की जाती है। कहाँ यूज की जाती है, सोलवेंट की तरह, सोलवेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ केमिकल थिंग्स, सोलवेंट, ethanol solvent used for the production of chemical compounds, केमिकल कंपाउंड्स के प्रोडक्शन के लिए हम इथेनॉल को यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड हम यूज करते हैं, सोलवेंट हो गया, सेकंड हम यूज करेंगे प्रिजर्वेटिव्स में। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब ये होता है कि हमें काफी टाइम तक चीजों को स्टोर करना है तो वो कैसे अच्छी रहती है। जैसे आप कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह के पैकेट देखो, उसमें ऑलरेडी गैस भरी हुई होती है, उसकी वजह से क्या होता है वो चीजें खराब नहीं होती। जैसे आप उस पैकेट को खोलते हो, उसको एक दिन रखे देखना, ठीक है, उसमें जो उसके अंदर जो चीजें होंगी, जो कंटेंट होगा, जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसमें अजीब सी स्मेल आने लगेगी और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। उससे हम प्रिजर्व कहते हैं कि प्रिजर्वेटिव की तरह भी इथेनॉल को यूज किया जाता है। और इथेनॉल एक कलरलेस आप बोल सकते हो, इसका जो नेचर होता है वो कलरलेस लिक्विड टाइप होता है, ठीक है, कलरलेस होता है नेचर में क्या होता है, कलरलेस होता है, प्लस हाईली फ्लेमेबल होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है। बेसिकली अब हम इथेनॉल को यूज करने लगे हैं एज अ फ्यूल में। हमने बोला था, अभी कुछ रिपोर्ट आई थी पहले, इसमें ये बोला था कि हम इथेनॉल का प्रोडक्शन 20% बढ़ा देंगे फ्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो फ्यूल के अंदर भी इथेनॉल का प्रोडक्शन यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है अल्कोहल इजिली आग पकड़ती है, तो फ्लेमेबल है, तो मीन्स फ्यूल के अंदर भी इसका यूज किया जाएगा। तो स्पेशली फ्यूल के लिए बोला है कि उसके लिए इथेनॉल प्रोडक्शन का काम बंद करो, ठीक है, शुगर केन से। अब हाईली, ये क्या है, हमने बोला था कि हाईली इंटॉक्सिक है, ठीक है, इंटॉक्सिक है, इसका जो नेचर होगा वो इंटॉक्सिक होता है, इंटॉक्सिक होगा इसका नेचर। इंटॉक्सिक का मीनिंग होता है इथेनॉल को यूज किया जाता है बियर्स वगैरह बनाने में, वाइन वगैरह बनाने में, ठीक है। अगर इन डेरिवेटिव्स का यूज एक्सेस अमाउंट में किया जाए तो ये हमारी बॉडी को काफी इफेक्ट करता है। अगर लो अमाउंट में इनका यूज किया जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए काफी लाभदायक कारीगर साबित होते हैं, ठीक है। तो ये था इथेनॉल के यूजेस। और इथेनॉल कैसे प्रोडक्शन, वैसे इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन ऐसे ही होगा कि इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, वो हम शुगर यूज करते हैं। अगर जो हम रॉ मटेरियल शुगर यूज करेंगे तो वो मिलता कहाँ से है, हमें शुगर केन से मिलेगा ना शुगर, तो वो शुगर केन उसको फर्मेंट किया जाएगा कई दिनों तक, फिर उस चीज का फॉर्मेशन किया जाएगा। इसीलिए शुगर मिल को ये नोटिस दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इथेनॉल प्रोडक्शन में इसका यूज ना करें। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, इसके पीछे का रीजन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ, गूगल गैमिनी AI लॉन्च्ड। गूगल ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैमिनी लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, गैमिनी। ये क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है ये, ठीक है। ये किससे बेस्ट है, गूगल ने अभी लॉन्च किया है कल 7, ये न्यूज स्पेशली 7 दिसंबर की, ठीक है।
ये गूगल ने लॉन्च किया है। ये सबसे बेस्ट है। किससे? जो चैट जीपीटी आया था पीछे, आपने अभी पढ़ा था, चैट जीपीटी वो क्या कर रहा था? ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा था। ह्यूमन के जितने भी क्वेश्चन थे उसका जवाब इजीली से दे रहा था। तो ये इसका एडवांस वर्जन आप मान सकते हो। ठीक है, चैट जीपीटी का भी एडवांस वर्जन गैमिनी लॉन्च किया गया है, गूगल ने अभी लॉन्च किया है। इसके मेनली तीन मॉडल्स हैं। कौन कौन से? एक तो है प्रो, 3 पार्ट्स है, प्रो, अल्ट्रा और एडवांस, सॉरी नैनो। ठीक है, प्रो, अल्ट्रा और नैनो, ये 3 इसके मॉडल्स है, 3 फेज है, इस पे काम करता है गैमिनी। जो प्रो वाला मॉडल है, फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि चैट जीपीटी क्या था। पहले जो चैट जीपीटी आया था वो क्या काम करता था? ह्यूमन बिहेवियर को समझता था। उसके द्वारा अभी भी आप सब देख सकते हो जितने भी चीज़ें हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो हम उनसे जो सवाल पूछते हैं हमें उसके आंसर इजीली मिल जाते हैं। ह्यूमन्स के आंसर भी देता था, ह्यूमन की तरह बिहेव भी करता था। तो यही चीज़ें इसमें है कि ये चैट जीपीटी का कौन सा वर्जन है? एडवांस्ड वर्जन है। कौन सा वर्जन है? एडवांस्ड वर्जन है। और ये बेसिकली 3 मॉडल पे काम करता है, प्रो, अल्ट्रा एंड नैनो। प्रो जो रिलीज हो चुका है, जो क्या हो चुका है? रिलीज हो चुका है। ठीक है, आ चुका है गूगल के थ्रू। अल्ट्रा है, अल्ट्रा कौन सा होगा? अल्ट्रा है जो नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने की बात है। ठीक है, अल्ट्रा को बोला है कि हम इसको नेक्स्ट ईयर लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये चैट जीपीटी की तरह नहीं है, ये इसका एडवांस वर्जन है। जो जितने भी पहले वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल थे वो काम करते थे सिंगल इनपुट पर, सिंगल पे काम करते थे, सिंगल मॉडल पे काम करते थे। जैसे चैट जीपीटी था और जो एआई मॉडल थी इससे पहले की, ठीक है, इससे पहले के जो एआई मॉडल थे वो सिंगल मॉडल पे काम करते थे। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एक ही चीज उठाते थे, टेक्स्ट, इमेज एक ही उठाते थे। लेकिन जो गैमिनी है ये वर्क करेगा मल्टी मॉडल पर, ये करेगा मल्टी मॉडल। इसमें ये होगा कि ये एक टाइम में इनपुट लेगा, बहुत सारे अलग अलग चीजों की इनपुट लेगा। मीडिया के ले सकता है, टेक्स्ट के ले सकता है, डॉक्यूमेंट के ले सकता है, इमेज की ले सकता है, वीडियोस की ले सकता है। एक साथ में बहुत सारी इनपुट ले सकता है। ये इसका एडवांस फीचर है। ठीक है, तो ये था गैमिनी के बारे में सब कुछ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल ने अभी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज है 59th फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनुअल सेमिनार 2023 लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, 59th की जो, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, देखो जो 59th की, इसमें लिखा है 59th फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये 59th की सेमिनार है। क्या है ये? 59th की सेमिनार है ऑफ इंडिया, एनुअल सेमिनार। अभी न्यू दिल्ली में ये सेमिनार है एफएआई की, और ये कहाँ लॉन्च की गई है? न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ लॉन्च की गई है? न्यू दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया है। फर्टिलाइजर जो एफएआई है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1955 के अंदर। हमने इसको इस्टेब्लिश किया था इंडिया के अंदर। इसका मेन काम है, आपको दिख ही रहा होगा, इसमें लिखा है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या लिखा है? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसको अभी दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। इसका हमने रखा है 59th का। ठीक है, इसका काम, इस सेमिनार का काम क्या होगा? इसका काम ये है कि जितने भी फर्टिलाइजर के प्रोड्यूसर हैं, जितने भी फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर जितने भी ग्रुप्स हैं फर्टिलाइजर से रिलेटेड, कंपनीज हैं, उन सभी को एक जगह लेके आना और उनकी प्रॉब्लम्स सुनना और उनको सोल्व करना। ठीक है, ये इसका मेन काम है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अच्छे से, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे जो क्रॉप्स हैं, फसल्स हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करवाए जाए। ठीक है, जितने भी क्रॉप्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स और जो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कैसे प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया
फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया पहला है जो नैनो फर्टिलाइजर को यूज करता है। ठीक है, इंडिया ऐसा पहला देश बना जो नैनो फर्टिलाइजर को मानता है, यूज करता है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी फसलें हैं उनको कैसे हम पोषण करें, उनको कैसे पोषण दें, उनको कैसे ग्रो करें। और इस सेमिनार के थ्रू हम रजिस्टर करके हम वहाँ पहुँच सकते हैं। इस सेमिनार में ये किया जाता है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर ऑफ फर्टिलाइजर होंगे, जितने भी प्रोड्यूसर होंगे, या फिर जो भी फर्टिलाइजर का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उन सबको एक साथ लेके आना और उन सब की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कि कैसे प्रोडक्शन होनी चाहिए फर्टिलाइजर की, कैसे हम हमारे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, या कैसे और चीजें हो सकती हैं, उन सब की प्रॉब्लम्स का निवारण करना इस एसोसिएशन का काम है। ठीक है, तो ये है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और 59 नंबर की अब भी हुई है न्यू दिल्ली के अंदर, और कब हुई है? 7 दिसंबर को। ठीक है, 7 दिसंबर को हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लॉन्चेस अ बुक नए भारत का सामवेदा। कौन सी लॉन्च की है? नए भारत का सामवेदा। ये बुक अभी लॉन्च की है 7 दिसंबर को हमारे 14th नंबर के प्रेसिडेंट। कौन थे? रामनाथ कोविंद। सॉरी रामनाथ कोविंद। हाँ जी, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। ठीक है, 14th नंबर के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। फॉर्मर जो रह चुके हैं, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। वैसे हमारे, आप बता सकते हो 15th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है? हाँ जी, 15th नंबर के प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, जो भी 15th नंबर की हैं, अभी करंट में है, प्रेजेंट में है। और फॉर्मर कौन है? रामनाथ कोविंद, जो इनसे पहले वाले थे 14th नंबर के। इन्होंने अपना जो कार्यभार संभाला था वो संभाला था 2017 से लेके 2022 तक ये प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ठीक है, और ये जो नए भारत का सामवेदा है, ये कहाँ लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की है इन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ लॉन्च की है? न्यू दिल्ली के अंदर 7 दिसंबर में लॉन्च की है। इसका मेन काम क्या होगा? इस बुक के अंदर ऐसा क्या है? ये बुक रिलेटेड है पीएम नरेंद्र मोदी से, पीएम मोदी से रिलेटेड है। इस बुक के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इनकी स्पीचेस हैं, इसमें क्या है? स्पीचेस का संग्रह है। जितनी भी स्पीचेस दी है प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या फिर अनदर कॉन्स्टिट्यूशन, अनदर चीजों से रिलेटेड, उन सब का कंपाइलेशन किसमें डाला हुआ है? इस नए भारत का सामवेदा में डाला हुआ है। ये न्यू दिल्ली में लॉन्च की थी, रामनाथ कोविंद ने लॉन्च की है 7 दिसंबर को। और रामनाथ कोविंद पूछ ले तो ये हमारे 14th नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और अभी प्रेसिडेंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू, 15th नंबर की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। PM to inaugurate the Indian Art, Architecture and Design Biennial 2023 being held at Red Fort 8 दिसंबर 2023। अभी ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कौन सी इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर, इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बायनियल 2023 फर्स्ट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिजाइन बायनियल समिट है 2023 की। ठीक है, ये इनका इनॉग्रेशन किया है इन्होंने रेड फोर्ट के अंदर। कहाँ इनॉग्रेशन किया है? रेड फोर्ट के अंदर। रेड फोर्ट में इसका इनॉग्रेशन किया गया है और ये 8 दिसंबर को किया गया था। और इसमें जो ये चलेगा, ये जो बाइनियल जो ये चीज है, ये चलेगी 8 से 9 से लेके 1 वीक तक चलेगी। 1 वीक, अब देख लो 9 से लेके कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी 9 से लेके 15 तक। ठीक है,
ये बाइनल चलेगी 9 से लेके 15 दिसंबर तक चलेगी। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? रेड फोर्ट के अंदर इसका इनॉग्रेशन किया है पीएम मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री हैं जो हमारे नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। इसका काम क्या है? ये फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया के अंदर ये बाइनल लेके आया गया है। इसका काम ये है कि जितने भी क्राफ्ट है, जितने भी एक्सपेंसिव या फिर यूनिक क्राफ्ट है, उन सबको इनके थ्रू यहाँ पे लेके आया जाएगा। और जो कोलैबोरेशन, मतलब एक कोलैबोरेटिव स्पेस क्रिएट किया जाएगा कारीगर्स और डिज़ाइनर के बीच में। ठीक है, उन सब जितने भी कारीगर्स हैं और डिज़ाइनर हैं, उन सभी को इनोवेट, उन सबको एम्पावर करने के लिए, उन सभी का मतलब उन सभी को उनका सशक्तिकरण करने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाइनल 2023 को लॉन्च किया है। सॉरी जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलिए देखते हैं आगे। तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? पीएम इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिजाइन बाइनल 2023 रेड फोर्ट 1 वीक 9 to 15 दिसंबर तक इसको लगाया जाएगा। इसका काम ये है, बता दें, सशक्तिकरण करना है डिजाइनर्स को और जितने भी कारीगर्स हैं उनका सशक्तिकरण करना इसका काम है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तराखंड की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, जो उत्तराखंड की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023, उसको देहरादून के अंदर, इस समिट को देहरादून में किया गया है इनॉग्रेट बाय पीएम नरेंद्र मोदी। मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, तो आप जरा बोलने पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना और नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, प्रधानमंत्री टू इनॉग्रेट उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेल्ड एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर इसको हेल्ड किया गया है देहरादून के अंदर। ठीक है, और इसकी थीम क्या रखी गई है? पीस एंड प्रोस्पेरिटी अकॉर्डिंग टू मी। हाँ जी, पीस टू प्रोस्पेरिटी इसकी थीम है, पीस टू प्रोस्पेरिटी। कब किया गया है? ये 7 दिसंबर को ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रिलीज। कि अर्बन प्लानिंग के ऊपर, कि अर्बन को कैसे प्लान करना है, कैसे अर्बन एरिया का विकास करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, कैसे पीपी मॉडल से इसको आगे बढ़ाना है, तो वो सब चीज़ें, वो जो रिपोर्ट है इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट, ये लॉन्च की गई है 2023 की, वर्चुअली इसको रिलीज किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। कौन सी है? इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023। इसको वर्चुअली रिलीज किया गया है फॉर अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जितने भी अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, जितने अर्बन प्लानिंग को कैसे डेवलप करना है, वो सारी चीजें इस रिपोर्ट के अंदर बताई हुई हैं। और ये किसके कोलैबोरेशन से इसको निकाला गया है, इसको रिलीज किया गया है? इसमें कोलैबोरेशन हुआ है आईडीएफसी फाउंडेशन का। आईडीएफसी फाउंडेशन, इसके अंदर आईडीएफसी ने फाउंडेशन ने रोल किया था, प्लस और किसका कोलैबोरेट हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एलटीडी, प्लस में अर्बन प्लानिंग, प्लस में अर्बन
अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर प्लस नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर्स। इन तीनों की कोलैबोरेशन से इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 को निकाला गया है। इसका मेन काम ये है कि इनसे रिलेटेड इश्यूज, अर्बन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, कैसे उसको डेवलप किया जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, वो सब कुछ इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। ठीक है, कैसे उनका सुधार करना है वो सब कुछ इसमें करा जाएगा। तो ये थी हमारे आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़, जिसमें हमने सारे मुद्दे थे जो 7 दिसंबर के वो डिस्कस किए। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट मुद्दे होंगे उनके पीछे का थोड़ा सा कहानी, कि कैसे वो न्यूज़ आई और क्या उस न्यूज़ का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, वो सब कुछ हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के सेशन में।